अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। अच्छे भाव के लिए लीची के फलों की तुड़ाई का सही तरीका। धान की उन्नत किस्में और नर्सरी तैयारी पर जानकारी। किसान भाइयों, यूँ तो उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और झारखंड में लीची की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन बिहार की लीची केवल देश ही नहीं विदेशों में भी मशहूर है। फिलहाल बिहार में शाही लीची पककर तुड़ाई के लिए तैयार है और ज्यादातर किसान लीची की तुड़ाई कर सीधे सीधे बाजार में बेचते हैं, जिससे अधिक लाभ नहीं मिलता। साथ ही फलों की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। अगर किसान लीची के फलों की तुड़ाई कर सही तरीके से प्रोसेसिंग करके बाजार में बेचे तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जैसा कि अभी गर्मी का सीज़न आ गया है और जो लीची अभी देख रहे हैं हम पेड़ों में लीची पकने की कगार पे आ गए हैं। लीची की परिपक्वता के लिए सबसे पहले इसमें 2-3 बातें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे इसमें सबसे पहला चीज़ आता है इसका रंग। अगर आप देखें कि फलों में जो अच्छी लालिमा अगर आ गई हो तो इसका मतलब है कि आपकी लीची की परिपक्वता हो चुकी है। और यदि बात करें फलों की तुड़ाई की, तो फलों की तुड़ाई के 15 दिन पूर्व कीटनाशी दवाओं का छिड़काव बंद कर दें। इस बात का ध्यान रखें कि लीची के फलों में तुड़ाई के बाद मिठास की वृद्धि नहीं होती है, अतः इसकी सही परिपक्वता की पहचान करके फलों के पूर्णतः परिपक्व हो जाने के बाद ही तुड़ाई करें। परिपक्वता का निर्धारण फलों के रंग के साथ साथ किस्म विशेष की मिठास के आधार पर किया जा सकता है। कुछ फलों को चखकर देख लें, लाली लिए हुए फल स्वाद में मीठे हुए हैं या नहीं। तुड़ाई के बाद जो है, अगर हम तुड़ाई इसका लीची का हमेशा गुच्छों में करते हैं, हमेशा इसके बंच में करते हैं लीची का इस तरीके से। हम कभी भी डायरेक्ट इसको हम लोग फ्रूट जो है फल के नज़दीक से नहीं तोड़ते। इससे ये होता है कि इसमें किसी तरीके की बीमारी का नहीं लगती है और आपका फल जो है वो सुरक्षित रहता है और लंबे समय तक आप इसको संरक्षित कर सकते हैं। तुड़ाई के उपरांत हम इसको कभी भी लीची को मिट्टी पे या डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं रखते। जब भी आप इसे रखें तो किसी कपड़े पे या किसी प्लास्टिक के शीट पे बिछा के रखते हैं, जिससे कि इस पे किसी तरीके का कंटामिनेशन ना हो। उसके अलावा जब हम इसके बाद जिसके बाद आती है इसकी ग्रेडिंग। बाज़ार में सही रेट लेने, किसान को सही रेट मिल सके, इसके लिए इसकी ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। ग्रेडिंग के लिए हम लीची को अलग अलग आकार के हिसाब से इसको अलग छांटते हैं। उसके अलावा इसमें किसी तरीके की अगर कोई लीची फटी हुई है तो उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। ग्रेडिंग से होता है कि आपको अलग अलग ग्रेड्स बना सकते हैं और उससे आप अलग अलग ग्रेड्स के लीची को अलग अलग दामों पे बेच सकते हैं। इससे किसानों को कहीं फ़ायदा मिलता है। ग्रेडिंग के बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आती है आपकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग के लिए हम बात करें तो इसके पहले आप पैकेजिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें खासकर जो लकड़ी के जो बक्से होते हैं वो, या फिर आपके जो पेपर के जो कार्टून वाले बॉक्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। ग्रेडिंग के बाद फलों को छिद्र युक्त कैरेट में रखकर सल्फराइड ऑक्साइड गैस से ध्रुमित करते हैं। इसके लिए फलों को एक प्रकोष्ठ में रखकर 500 से 600 ग्राम सल्फर यानी गंधक का चूर्ण प्रति टन फल के लिए जलाया जाता है। इस गैस से युक्त प्रकोष्ठ में 30 से 40 मिनट तक रखा जाता है। ध्रुमित करने के बाद फलों को 1 से 2 किलो के डब्बों में पैक किया जाता है। पैकिंग के दौरान किस्म का नाम, ग्रेड एवं पैकिंग की तिथि का उल्लेख करना आवश्यक होता है, ताकि खरीदार को फलों की गुणवत्ता का पता चल सके। परिवहन में सहूलियत के लिए छोटे छोटे डब्बों को एक जगह पर रखकर प्लास्टिक की पतली पेटियों में बांधकर 800 से 1000 किलो तक बड़े पैकिंग बना लेते हैं। पैकिंग स्थान गृह का तापमान 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है।
फलों को 4 से 5 घंटों तक तापक्रम पर रखने के बाद ही डिब्बों में भरा जाता है। डिब्बों में भरने के बाद भी करीब 1 से 2 घंटे तक यही तापक्रम रखते हैं। इसे प्री कूलिंग भी कहा जाता है। इसके बाद फलों को विक्रय के लिए अपने बाजार में जिला मंडी, दूसरे प्रदेशों एवं विदेशों में भेजा जाता है। और एक और चीज़, जब हम तुड़ाई करते हैं तो याद रखें हमेशा लीची की तुड़ाई सुबह के समय करें। सुबह के समय करने से ये होता है, इसमें एक प्री कूलिंग होता है, जो नेचुरल प्री कूलिंग, उस समय सुबह के समय मौसम ठंडा रहता है, जिसके वजह से ये अगर आप तुड़ाई करेंगे तो लीची ठंडा रहता है। और जब आप इसको स्टोर करने जाएंगे, इसको भंडारण के लिए ले जाएंगे, तब वहाँ पर आपका ये प्री कूलिंग का ऑलरेडी काम किया हुआ रहेगा, जिससे आपका स्टोर करने में सुविधा होती है। तो हम जब इसको बक्से में रखते हैं तो उसके बाद इसके बक्से में रखने के लिए थोड़ा वेंटिलेशन की ज़रूरत है। और हमेशा याद रखें कि जब आप लीची को रखें तो प्री कूलिंग कर लें। प्री कूलिंग के लिए आप इसको चाहे तो एक खेत वाले तरीके से, मैंने बोला कि इसकी सुबह में तुड़ाई करें, उसके अलावा आप इसको कोल्ड स्टोरेज चैम्बर में भी रख सकते हैं। तो उसके भंडारण की बात करें तो भंडारण में आप इसको जो है लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप इसको टेम्परेचर पे अगर आप रखेंगे तो इसकी जो है सेल्फ लाइफ आप कम से कम जो है 5 सप्ताह तक इसको बरकरार रख सकते हैं। अगर आप इसको लगभग 7 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप इसको भंडारित करके रख रहे हैं तो इसमें इसकी भंडारण जो इसकी सेल्फ लाइफ है जो इसकी वो आप लगभग 2 सप्ताह तक बनाए रख सकते हैं। इसमें इसके लिए जब आप किसी डब्बे में इसको हम लोग पैक करते हैं तो डब्बे में पैक करने के समय ये ध्यान दें कि इसमें हम लोग लीची के पत्ते भी साथ में डालते हैं, जिससे ये होता है कि लीची के पत्ते एक तो कुशन की तरह काम करते हैं और साथ साथ उसमें जो नमी होती है, जो हमें वो नमी भी एक बरकरार रखते हैं, जो उसके भंडारण के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। लीची के भंडारण के समय इसमें हमेशा लगभग 90% से ऊपर नमी की ज़रूरत होती है, तो वो नमी बनाए रखने चाहिए हमें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। झारखंड सहित बिहार के बहुत से किसान खरीफ में धान की खेती करते हैं और इसके लिए वे धान की नर्सरी तैयार करते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में नर्सरी में सही पौधे तैयार नहीं हो पाते हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में धान के स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। नर्सरी की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नब राय चौधरी। हम लोग थोड़ा सा बात रखेंगे कि धान में बिछड़ा लगाने का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। खरीफ के सीज़न में धान ही प्रमुख फसल है और इसकी बिछड़ा लगाने की तैयारी पानी के अवेलेबिलिटी, मतलब पानी जिस जैसे मिलता है उसके हिसाब से करीब मई का अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले ये बात आती है कि हमको कौन सी जगह में बिछड़ा के लिए मतलब सटीक उसके लिए सिलेक्शन करना चाहिए, कौन सा जगह हमारा बिछड़ा के लिए आदर्श माना जाता है। इसके लिए 2 चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि एक तो है कि हमारा जहाँ पे पानी की सुविधा हो इसी जगह के नज़दीक हमको बिछड़ा लगाने का प्रबंधन होना चाहिए और जहाँ पे हमारा निकासी व्यवस्था अच्छा हो। धान की खेती के लिए सही बीज का चुनाव करना बेहद जरूरी है। इसके लिए अधिक उत्पादन देने वाली प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव करें।
बीज के बेहतर अंकुरण के लिए सर्टिफाइड और अच्छी क्वालिटी के बीज ही खरीदें। अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित किस्मों का चुनाव करें। बीज साफ सुथरा और रोग मुक्त होना चाहिए। जहां तक बीज दर की बात है तो हाइब्रिड किस्मों के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बासमती किस्मों के लिए 12 से 15 किलोग्राम, SRI पद्धति से खेती करने के लिए 7.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है। तो इसके बाद आते हैं कि हमारा कौन सा वैरायटी हम लगाएंगे और कब लगाएंगे। एक तो है ऊपरी जमीन के लिए जो जल्दी पकने वाला जो वैरायटी है, जैसे देखिए प्रभात, तुरंता, सहभागी, सुख सम्राट, कृषि विश्वविद्यालय से और एक वैरायटी निकला हुआ है साबोर दीप। ये सब में सुखाड़ सहने की क्षमता है। अब मीडियम लैंड जो मध्यम जमीन है, हमारा मध्यम जमीन में हमारे जो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी हम लोग बोलते हैं धान के लिए, जैसे राजेंद्र श्वेता जो 135 से 140 दिन में तैयार होता है, सीता है, कनक है, सबोर श्री है, एक जो हमारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय से निकला हुआ है। ये सब जो वैरायटी है हम लगा सकते हैं। इसका लगाने का टाइम है करीब 10 जून से 25 जून तक हम लगा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा जो निचला जमीन है, देर से पकने वाली जो सब वैरायटी है, जैसे राजेंद्र मैसूरी, स्वर्णा साबवान, MTU 7029, स्वर्णा साबवान। इसमें ये बाढ़ करीब 10 से 15 दिन तक ये अगर डूब के रहता है तो ये इसको सह लेता है। तो ये सब जो वैरायटी है ये लगाने का टाइम है करीब 25 से 30 मई से लेके 10 जून तक हम लगा सकते हैं इसको। बीज को उपचारित करना चाहिए क्योंकि हमारा मिट्टी में तरह तरह का बीमारी आते हैं, तो उसको रोकने के लिए हम लोग को एक अहम दवा जो बाज़ार में मिलता है बेविस्टीम या कार्बेंडाजिम, वो 2.5 ग्राम प्रति किलो सीड में देके बीज उपचारित हमको कर लेना है। कैसे करना है, बेड पे गिराएंगे, उसको हम फुला लेंगे। एक दिन फुला लेंगे, एक जो हम जूट का जो बोरी है, बोरी में उसको हल्का सा डाल के उसका मुंह बांध के उसको फुला लेंगे, उसका मुंह तोड़ जाएगा। उसके बाद उसको जब लाएंगे उसके बाद पाउडर डाल देंगे 2.5 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से। तो हल्का गीला बीज के साथ वो पाउडर एकदम चिपक जाएगा। चिपकने के बाद उसको सुखा लेंगे। सुखा लेने के बाद वो जो सफ़ेद पाउडर बीज के ऊपर लग के रहेगा, इस अवस्था में उसको हम बिजरा में डालेंगे एकदम बराबर करके, यूनिफॉर्मली। तो अब आता है कि हमारा बिछड़ा तैयार करने के लिए हमको कितना जगह पे बिछड़ा तैयार करना चाहिए। इसका एक थंब रूल है, जो नियम है कि 800 से 1000 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। इस बिछड़ा से हम 1 हेक्टेयर ज़मीन हम रोपाई कर सकते हैं और हमको 100 मीटर स्क्वायर केवल एरिया चाहिए, जिससे हम 1 हेक्टेयर श्री विधि से रोपाई कर सकते हैं। वेट बेड विधि या गीली विधि, इस विधि का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां नर्सरी तैयार करने के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो। नर्सरी निर्माण से पहले खेत की 2-3 जुताई कर ले। इसके बाद 4 से 5 सेंटीमीटर ऊंची और 45 सेंटीमीटर लंबी की क्यारियां बनाएं। बिजाई से पहले 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 0.4 किलोग्राम फास्फोरस, 0.5 किलोग्राम पोटाश डालकर अच्छी तरह मिलाएं। 1 मीटर जगह में 50 से 70 ग्राम सूखे बीजों की बुआई करें। पहले कुछ दिनों तक क्यारियों को सिर्फ नम रखें। जब पौध 2 सेंटीमीटर की हो जाए तब क्यारियों में पानी भर दें। 20 से 25 दिनों बाद जब पौध में 4 पत्तियां आ जाए तब तैयार खेत में रुपाई करें। इस विधि में बीज की कम मात्रा लगती है, वही रुपाई के लिए पौधों को निकालना आसान होता है। ड्राई बेड विधि यानी सूखी विधि, नर्सरी के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो इस विधि से नर्सरी लगा सकते हैं। इसके लिए समतल या ढलान वाली जगह का चयन करें। सबसे पहले 2-3 जुताई के बाद 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपरी मिट्टी को बारीक कर लें। फिर समतल क्यारियों में बीजों की बुआई करें। इस विधि में बिजाई के बाद बीजों को घास की मदद से ढका जाता है, जिससे पर्याप्त नमी बनी रहती है और पक्षी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पर्याप्त नमी के लिए क्यारियों में पानी का छिड़काव करते रहें। बता दें, ड्राई बेड विधि में बीज तेजी से उगता है और 25 दिनों बाद पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। इस विधि से तैयार पौधे प्रतिकूल परिस्थितियां सहन करने की क्षमता रखते हैं। डेपोग विधि, शीघ्र पकने वाली किस्मों के लिए इस विधि से नर्सरी तैयार की जाती है। इस विधि को फिलीपींस में विकसित किया गया था। इस विधि में बिना मिट्टी के ही पौध तैयार की जाती है। इसके लिए एक समतल बेड का निर्माण करके पॉलिथीन शीट बिछाई जाती है।
जिस पर 1.5 से 2 सेंटीमीटर ऊंची खाद की परत डालते हैं और इसके बाद बीजों की बुआई की जाती है। नमी के लिए पानी का छिड़काव करते रहें। इस विधि से 12 से 14 दिनों में पौध तैयार हो जाती है। और जो मध्यम ज़मीन में लगने वाला मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी है वो करीब 25 दिन टाइम में तैयार हो जाता है। और जो देर से पकने वाला जो निचला ज़मीन का वैरायटी है वो 30 से 35 दिन में तैयार हो जाता है। उसके बाद हम लोग उसको उखाड़ के हमारा मेन जो फील्ड है उसमें हम रोपाई कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि से जुड़े व्यवसायों में गिनी फाउल पक्षी का पालन आज किया जाने लगा है। इसका पालन अंडा और मांस के लिए किया जाता है। इस पक्षी के पालन में मुर्गी पालन की तुलना में रोग कम लगते हैं और इनके खान पान पर खर्च भी कम आता है। तो आइए गिनी फाउल पालन के बारे में विस्तार से जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु चिकित्सक डॉक्टर सुशील प्रसाद से। इसमें जब हम पोल्ट्री की बात करते हैं, पोल्ट्री खास तौर से आम तौर पर लोग पोल्ट्री कहते हैं, मुर्गी के लिए सिर्फ करते हैं। लेकिन पोल्ट्री कहने का तात्पर्य हमारा सिर्फ मुर्गियों से ही संबंधित नहीं है। इसके अंदर में बत्तख भी है, टर्की भी है, गिनिया फाउल जिसको चाइना मुर्गी कहते हैं वो भी है, या तेतरी भी कहा जाता है। गिनी फाउल का पालन कम पूंजी वाले किसान बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन आसपास अच्छी जगह होनी चाहिए जहां ये पक्षी घूम फिर सके और बाहरी चीजें खा सके। इससे इनके आहार का खर्च भी कम हो जाता है और तेजी से विकास होता है, जो खास तौर से उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है जहां पर चरने की व्यवस्था हो, क्योंकि ये चाइना मुर्गी यानी गिनी फाउल एक ऐसा पक्षी है जो कि स्कैवेंजिंग कहते हैं, जिसको हम चरने के इसमें अगर आपके पास कोई घेरा हो उसके अंदर में रख करके चरा करके इसका पालन कर सकते। इस पक्षी को अर्ध सघन बिछाली व्यवस्था में पालना सही रहता है। यह बहुत चंचल पक्षी होता है और घूमते रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनकी आवास में अच्छी जगह होनी जरूरी है। तो गिनी फाउल आजकल पहले ये कहीं कहीं पर देखने को मिलता था, लेकिन अब इसका पालन भी मुर्गियों की तरह ही किया जा रहा है। तो गिनी फाउल के में अंडा देने की क्षमता भी अधिक है, लेकिन ये मौसमी अंडा देने वाली पक्षी हैं। अप्रैल से जैसे देना शुरू किया सितंबर तक, तो ये इनका अंडा भी थोड़ा नुकीला होता है एक तरफ और चौड़ा होगा दूसरी तरफ। इसका मांस और अंडे के 3 वैरायटी हैं। 3 वैरायटी में एक वैरायटी जो कि आप ज़्यादातर जगहों पर आप देखते होंगे कि चितकबरा टाइप का होता है, जैसे काला है उस पर सफ़ेद बिंदा बिंदा करके होगा, तो ये वैरायटी का नाम है पर्ल। दूसरा होता है एक सफ़ेद गिनी फाउल होता है जिसे हम कहते हैं वाइट, और एक स्लेटी कलर का होता है जिसे हम कहते हैं लेवेंडर। तो ये 3 प्रजातियां इसकी है, इनके रंग के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है। और इसका पालन के लिए आप जिस तरह से मुर्गी पालन कर रहे हैं, अगर आप के पास व्यवस्था चराने की नहीं हो तो आप इसके
मुर्गियों की तरह भी पालन कर सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल बंद करके मत रखिए। इसके साथ इसके घूमने के लिए जगह चाहिए। इसमें इनका बढ़वारी भी अच्छा होता है, अंडा उत्पादन भी ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा कि इस पक्षी के आहार पर खर्च कम आता है, लेकिन अगर आवास में रहकर पालन करते हैं तो खर्च भी बढ़ेगा और इनका विकास भी धीरे ही होगा। इसलिए इनको रोज 4 से 5 घंटे घूमकर खाने के लिए जरूर छोड़ें। ये फसलों को नुकसान बिल्कुल नहीं करते हैं और 50% तक आहार का खर्चा बचता है। बाहर खाने के बावजूद भी इनको घर में भी आहार जरूर दें। इनको वही आहार दिया जाता है जो मुर्गियों को दिया जाता है। जो मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर, ग्रोअर, लेयर, ये 3 फेज का जो दाना है मुर्गी का आहार है, वही आहार आप इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बीमारियों का भी प्रकोप कम है कि जो भी अगर इसका मरना होगा, अगर आपने इसका चूजों का प्रबंधन सही कर लिया तो समझिए बड़े होने के बाद इनमें मृत्यु दर बिल्कुल ही कम है। अगर 100 पक्षियों से है, ये देखिए, इसके लिए अगर इन्हें चूजों की प्राप्ति के लिए गिनी फॉल का फार्म और कहीं पे तो इस तरह का फार्म है नहीं। आपको इज्जत नगर बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर आपको संपर्क स्थापित करेंगे तो गिनी फॉल का चूजा या अंडा वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। झारखंड में अगर आप नया स्थापित करना चाहते हैं तो आप रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव गंगौली, जिला मधुबनी के कन्हैया लाल ने। आपने पान की खेती पर जानकारी चाहिए तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ बंगला पान की खेती होती है, यहाँ तो किसान या तो फरवरी और 15 मार्च से पहले ही बड़ेजा लगा लेते हैं। भारतवर्ष में पान की खेती अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से की जाती है। इन क्षेत्रों में पान की खेती प्राकृतिक साधनों जैसे बांस, घास आदि का प्रयोग कर बरेजों का निर्माण किया जाता है तथा उनमें पान की आवश्यकता के अनुसार नमी की व्यवस्था कर बरेजों में कृत्रिम आर्द्रता की जाती है, जिससे कि पान के बेलों का उचित विकास हो सके। किसान बंधु जिनके पास नए बेल लगाने हैं वह स्वस्थ बेलों का चुनाव कर लें। जून के 15 जून के आसपास लोग लगाना शुरू करते हैं। आप सपड़ा की भूमि जिन्हें नया लगाना है वो गहरी से गहरी जुताई कर लें। 6-7 बार जुताई करें। जितनी गहरी जुताई करेंगे उतना फायदा होगा। तालाब सूख जाता था, ऐसे गड्ढों में जहाँ सूख जाता था वहाँ पकीली मिट्टी से उसकी भूमि तैयार की जाती है, जिसमें जैव की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। नीम की खल्ली का प्रयोग कर लें, जो कम से कम निमेटोड्स, सूत्रकृमि का प्रकोप बहुत अधिक पान में होता है और जिसके कारण परेशानी भी होती है। ऐसी परिस्थिति में आप सूत्रकृमि से बचाव के लिए अगर आपके पास कोई जैव उत्पाद है तो ठीक है, नीम की खल्ली का अधिक प्रयोग करें। अगर नहीं उपलब्ध होती है तो 3G कार्बोफ्यूरॉन जरूर मिलाकर आप भूमि की जुताई करें। पान की प्रमुख प्रजातियां। उत्तर भारत में मुख्य रूप से जिन प्रजातियों का प्रयोग किया जाता है वे इस प्रकार से हैं: देशी, देशावरी, कलकतिया, कपूरी बांग्ला, सौंफिया, रामटेक, मघई, बनारसी आदि किस्मों को लगाकर किसान अच्छी पैदावार कमा सकते हैं। वह 3 समय पानी का छिड़काव करते हैं। अच्छी खेती के लिए आवश्यक है कि पान के कमल का उपचार फफूंदनाशक दवा से करने के साथ उन्हें वृद्धि नियमक से भी उपचारित करें, जिससे कि जड़ों का उचित विकास हो सके। पौध को उपचारित करने के लिए 50% बोडा मिश्रण के साथ 500 ppm स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बुआई के पूर्व भी उक्त मिश्रण का प्रयोग बेलों को फफूंद व जीवाणुओं से बचाने के लिए किया जाता है। पान की फसल की अच्छी खेतों के लिए पंक्ति से पंक्ति की उचित दूरी रखना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यकता के अनुसार पंक्ति से पंक्ति की दूरी
30 बाई 30 सेंटीमीटर या 45 बाई 45 सेंटीमीटर रखते हुए पान की रोपाई करें। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।